प्यार प्रशातियों, आप सभी का वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत करता हूं टीम वर्षा में। और आज की इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम सीटेट जुलाई 2025 की तैयारी कर रहे हैं और विज्ञान का कंटेंट पढ़ रहे हैं भाई साहब। और यहाँ पे आज कल जैसे हमने फोर्स और फ्रिक्शन को स्टार्ट किया था, जहां पर किस तरह के सवाल अभी तक हमारे सीटेट में पूछे गए उन सभी को हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया था। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं हमारी सेशन को, जहां पर यह सेशन हमारा डेली 9:30 बजे होता है। ये आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले रिवीजन से। सभी लोग रिवीजन को तैयार है जी? चलिए, सभी का स्वागत है। रिवीजन को तैयार है? एक बार हाथ ऊपर कर देंगे सभी लोग जी। बहुत बढ़िया, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिवीजन से। कल हमने जो जो पढ़ा था ये सभी कुछ शॉर्ट में क्वेश्चन जो है हम रिवीज करने वाले, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर एकदम इजी क्वेश्चन है जी। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? बल का सूत्र क्या है, और उसी तरह से बल का एसआई इकाई क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, ये भी सभी लोग मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। चलो जल्दी से, फास्ट। चलिए जी, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या रहेगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसकी ऐसा इकाई माने की यूनिट क्या रहेगी? ये रहेगी न्यूटन। क्या रहेगी? न्यूटन रहेगी। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ये किसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है। चलिए, F इज इक्वल टू एम इंटू जी, ये हमारे भार माने कि W इज इक्वल टू एम इंटू जी होता है। और W क्या है जी? ये भार है। और इसे ही हम एक प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी कोई पूछेगा नहीं कि सर ये GF माने क्या है, ठीक है। कल तो आपने पूछ लिया, पर इसे ना पूछिएगा कि ये GF माने क्या होता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है जी। बिल्कुल जी, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी से। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। डेली वही करेंगे। स्टार्टिंग में जैसे आएंगे, सबसे पहले 5 क्वेश्चन जो है वो रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे। तो चलिए बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा? व्हाट कैन फोर्स चेंज इन एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी बल किसी भी वस्तु में कौन कौन से परिवर्तन ला सकता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? वो दिशा बदला सकता है, वो मोशन माने की गति को बदल सकता है, और उसी तरह से आकार को भी बदल सकते हैं, हमने कल ही देखे थे। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मोर देन वन ऑफ अबव। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। और एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो सीटेट में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन फिक्स है, ये आपको ध्यान से रखना है, ठीक है जी। जी बहुत बढ़िया जी, जी बिल्कुल। तो चलिए बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा? कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो कौन सा एक संपर्क बल है? देखिए, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, घर्षण बल। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जितने भी बल है ये सभी के सभी कैसे है जी? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसे है? नॉन कॉन्टैक्ट माने कि ये असंपर्क बल है। कैसे है जी? असंपर्क बल है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन रिवीजन का आपके सामने ये रहा। चलिए, इसका भी आंसर कर देंगे, और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जी। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से करेंगे, करेक्ट करेंगे, रॉन्ग कोई नहीं करेगा। तो चलो बताए, घर्षण का कारण क्या होता है? घर्षण का मुख्य कारण कौन सा होता है? सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे, फास्ट। चलिए, थोड़ा सा फास्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें बहुत सारा पढ़ना है। आज हम फोकस करने वाले हैं फ्रिक्शन माने कि घर्षण के कुछ टॉपिक बच गए थे, वो क्वेश्चन जो पीवाईक्यू के फॉर्म में पूछे गए। और उसी तरह से आज प्रेशर के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, प्रेशर के कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा कारण, घर्षण का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही उत्तर रहेगा। माने कि जो रफनेस होती है, हमने कल पढ़े थे कि घर्षण क्यों लगता है। मान लीजिए कोई सतह के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई वस्तु रख दी, तो ये सतह के बीच में जो आपका इरेगुलर सरफेस होता है उसके वजह से ही हमारा घर्षण लगता है। बराबर है जी? चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा रिवीजन का। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? कल हमने स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना,
उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़े थे, अगर आपको याद आ रहा होगा। इसके बारे में और क्वेश्चन लेने वाला हूं, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे हम बोलते हैं स्थैतिक घर्षण, किससे बड़ा होता है? कल हमने आप सभी को बताया था कि अगर मैं 3 प्रकार के या 4 प्रकार के फ्रिक्शन की बात करता हूं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे बड़ा होता है। उसके बाद रहेगा आपका स्लाइडिंग रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा? स्लाइडिंग रहेगा। उससे छोटा कौन रहेगा जी? उससे छोटा रहेगा आपका रोलिंग फ्रिक्शन। उसके बाद रहेगा आपका रोलिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद सबसे छोटा कौन होता है? सबसे छोटा होता है, आपको याद रखना है, फ्लूइड फ्रिक्शन। कौन होता है? फ्लूइड फ्रिक्शन। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है अच्छे से। तो यहाँ पे जो पूछा गया है उसका आंसर क्या रहेगा? ये जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्लाइडिंग से भी बड़ा है और उसके साथ साथ आपके रोलिंग से भी बड़ा है, माने इन दोनों से भी ये बड़ा है। तो आपका आंसर क्या रहेगा भाई साहब? वो रोलिंग से भी बड़ा है और जो सपटिया, जिसे हम सर्पीय घर्षण बोलते हैं, स्लाइडिंग से भी बड़ा है। माने कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए। सब लोगों ने गड़बड़ कर दी, कुछ लोगों ने यहां पर गड़बड़ कर दी। दोनों भी रहेंगे ना जी, दोनों भी रहेंगे। क्लियर है? हाँ, अभी सही किए। चलो आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन आप सभी के लिए बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा? विच फोर्स एक्ट्स विदाउट कॉन्टैक्ट? देखो इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से पूछा गया है। चलो, माने कि किसके बारे में पूछा गया है? ये पूछा गया आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। किसके बारे में? नॉन कॉन्टैक्ट, माने कि असंपर्क बल के बारे में पूछा गया है। तो चलिए सभी लोग इसका अभी आंसर कर देंगे जी। चलिए बताइए। हाँ, जल्दी से आंसर करेंगे हिमांशु जी। बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं जी। इसका आंसर क्या रहेगा जी आपका? नॉन कॉन्टैक्ट पूछा गया तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका मैग्नेटिक फोर्स रहेगा। आपको यहीं पे रुक नहीं जाना है, आपको यह भी ध्यान में रखना है कि संपर्क बल कौन कौन से होते हैं। फ्रिक्शन फोर्स संपर्क बल होता है, टेंशन फोर्स संपर्क बल होता है, नॉर्मल फोर्स सामान्य बल ये भी संपर्क बल होता है। और उसी तरह से जो हमारा लगने वाला जो मांसपेशियों वाला बल होता है, जो मांसपेशियों से लगने वाला जो बल होता है भाई साहब, ये भी कैसे रहेगा जी? ये भी एक प्रकार का संपर्क बल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, घर्षण बल जो होता है वो सीधे अनुपात में होता है किसके साथ? सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा जी? टेंशन फोर्स क्या होता है जी? चलिए सभी लोग ध्यान देंगे। सुनील जी ने पूछा है कि सर टेंशन फोर्स क्या होता है। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, कोई चीज को आपने धागे से बांध दिया और इसे आप ऊपर खींच रहे हो। कैसे खींच रहे हो? ऊपर खींच रहे हो। तो खींचते समय इस धागे के अंदर ये जो रोप है भाई साहब, इसके अंदर वो ऐसे खींच जाती है, उसके अंदर टेंशन आता है। क्या आता है? टेंशन आता है। तो जिस दिशा में इस चीज को आप खींच रहे हो, उस दिशा के विपरीत दिशा में आपका टेंशन लगता है। माने कि जो हमारा न्यूटन का नियम है, जो हमारा न्यूटन का तीसरा नियम है, उसके हिसाब से फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट लगने वाला बल, जिसे हम रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। मैं बल लगा रहा हूं इस दिशा में और इसके विपरीत इस रोप को बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है? ये टेंशन करता है। तो ये है आपका टेंशन, जिसे हम तनाव बोलते हैं। क्लियर है सभी को जी? जी, हमारे भेजे के ऊपर जो टेंशन है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं उस रोप के अंदर जो टेंशन, जो तनाव पैदा हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो इसका आंसर कर दिया सभी ने। चलो इसका सभी ने आंसर दे दिए है कि सर इसका आंसर रहेगा आपका वेट। और बिल्कुल सही बात बोले आपने, बिल्कुल सही बात बोले। देखिए सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे। एक्चुअली कंसेप्ट क्या है मैं आपको सबको समझाना चाहूंगा, ठीक है। सभी लोग इसके ऊपर अच्छे से ध्यान देंगे और ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मान लीजिए कोई सतह है, इस सतह के ऊपर मान लीजिए मैंने कोई बॉक्स रख दिया है, तो ऑब्वियस है इसके बीच में क्या रहेगा? आपका फ्रिक्शन रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? घर्षण रहेगा। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के वजह से इसके ऊपर लग रहा है बल, वो रहेगा आपका m इंटू जी, जिसे हम क्या बोलेंगे जी? वेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेट बोलेंगे। और इसी को चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि ये जो है, ये जो वेट यहां पे लग रहा है, जो भार लग रहा है, इसको बैलेंस करने वाला कौन सा बल होता है?
सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखते हैं कितने लोगों को याद आ रहा है जो मैंने आपको कल बताया था। मैंने आपको क्या कल बताया था कि कोई भी चीज अगर आप सतह के ऊपर रख रहे हो तो उसके मास माने कि मूल द्रव्य के वजह से उसके ऊपर वेट माने कि भार लगेगा mg इतना, और इसको बैलेंस करने के लिए सतह की ओर से एक फोर्स लगाया जाता है जिसे बोलते हैं हम नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। ये नॉर्मल फोर्स इसे बैलेंस कर रहा है, बराबर है। और उसके बाद इस सतह पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन माने कि जो घर्षण लग रहा है, उसे लिखा जाता है म्यू इंटू एन के नाम से। क्या लिखा जाता है? म्यू इंटू एन। अब यहां पे सर ये म्यू क्या है जी? सभी लोग ध्यान देंगे। इसे बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसे बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सर ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? ये सतह कितनी खुरदुरी है या कितनी प्लेन है, कितनी चिकनी है, जो खुरदुराहट होती है उसको इंडिकेट करने के लिए ये म्यू, जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, ये इस्तेमाल किया जाता है। और ऑब्वियस है ये एन, अगर मैं यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं तो नॉर्मल फोर्स बराबर कितना रहेगा? आपका एम इंटू जी रहेगा। और इसी का मतलब मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, म्यू इंटू एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे? एम इंटू जी लिख देंगे। तो ये आ गया आपका फ्रिक्शन फोर्स, ये आ गया आपका फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां पर सभी बातें आपकी क्लियर हो जाती है कि फ्रिक्शन माने कि घर्षण कौन कौन से चीजों के ऊपर निर्भर करता है। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन माने कि सतह कितनी खुरदुरी है इसके ऊपर निर्भर करेगा। किसी भी चीज का मास कितना है उसके ऊपर निर्भर करेगा। और जनरली हमारे पृथ्वी के ऊपर हम जी कांस्टेंट मानते हैं, तो ऑब्वियस है ये एम और म्यू के ऊपर सर्वाधिक डिपेंड करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्लियर है सभी को? बहुत बहुत बढ़िया। आगे बढ़े जी, आगे बढ़े। सभी को क्लियर हो गया है? तो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये लेके बताएंगे कि फ्रिक्शन फोर्स अगर म्यू के ऊपर डिपेंड करता है तो सभी लोग मुझे बताएंगे अगर कोई सतह ज्यादा रफ है तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी कैसे रहेगा? ज्यादा रहेगा। अगर मान लीजिए कोई चीज का भार या मास जिसे बोलेंगे द्रव्यमान, अगर ये ज्यादा है तो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि एफ माने कि फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा? एफ फ्रिक्शन जो है, अगर मास किसी चीज का ज्यादा है तो उस टाइम पे क्यों, हाँ जी बिल्कुल वैष्णवी जी आते हैं, उसके उसके ऊपर भी आते हैं। तो मास अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपका फ्रिक्शन भी कैसे रहेगा? ज्यादा रहेगा। आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया यहाँ पे? क्लियर हो गया यहाँ पे? चलो बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? भार के ऊपर तो निर्भर करता है, क्षेत्रफल और आकार के ऊपर कैसे निर्भर करेगा? ठीक है, तो ये वेट के ऊपर ही निर्भर करता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा जी? जल्दी से। दो सपाट सतहों के बीच घर्षण को कैसे कम किया जा सकता है? चलिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है जी। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया क्वेश्चन है। चलो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। कक्षा 8वीं, कक्षा 8वीं, चैप्टर नंबर 9, फ्रिक्शन। ठीक है, फोर्स एंड फ्रिक्शन के बारे में वहां पे बताया गया है। तो इसका सभी लोग आंसर करेंगे। फ्रिक्शन माने कि घर्षण अगर हमें करना, कम करना है तो इसके लिए आप क्या क्या करोगे? तो ऑब्वियसली इसके लिए हम ग्रीस लगाएंगे। ऑब्वियसली हम इसके लिए क्या लगाएंगे? बॉल बेयरिंग भी लगाएंगे। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या रहना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 भी रहेगा। क्षेत्रफल कम करोगे तो ये भी हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 ये रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब लोग। और ये क्वेश्चन देखिए हमारे सीटेट में पूछा गया सवाल है। पूछा गया है 6 to 8 के लिए 28 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, उपयोगी परिमाणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है? चलिए बताइए जी। देखते हैं कितने लोग जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि फ्रिक्शन अगर हमें कम करना है तो उसके वजह से कौन सा यूजफुल आउटकम हमें मिलता है? चलिए बताइए, फ्रिक्शन कम करने का फायदा क्या है, ये पूछा गया है। तो सभी लोग अच्छे से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताएंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने सही उत्तर किया है। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। एक बात मुझे बताइए,
एक बात मुझे बताइए, ये ग्राफाइट क्या है जी? चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ये ग्राफाइट क्या है। सबसे पहले ये देख लेते हैं, क्या आपको पता है इसके बारे में? अगर पता है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख लिख के मुझे बताएंगे कि ये ग्राफाइट क्या है। उसके बाद में आपको जो है कोयला, जी नहीं, ग्राफाइट का मतलब कोयला नहीं होता है। सब लोग ध्यान देंगे। देखिए, अगर आप कार्बन के अलोट्रोप्स पढ़ते हो, इसे हम कार्बन के अपरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कार्बन के अपरूप बोला जाता है। इन कार्बन के अपरूपों में हमारे एनसीईआरटी में 3 प्रकार के अपरूप दिए हैं। अब इसके बारे में आप सभी को जानकारी है। सबसे पहला अपरूप जो है वो है भाई साहब, सबसे फेमस, वो है आपका डायमंड माने की हीरा। दूसरा है आपका ग्राफाइट, जिसके बारे में अभी क्वेश्चन में पूछा गया है। और तीसरा है आपका फुलरिन, जिसे हम बकी बॉल भी नाम से जानते हैं। और ये ग्राफाइट देखिए, ये ग्राफाइट आपने पहले भी इस्तेमाल किया है और अभी भी शायद आप इस्तेमाल कर रहे हो। ये आपके पेंसिल में इस्तेमाल किया जाता है। और ये ग्राफाइट जो होता है भाई साहब, ये सॉफ्ट होता है और चिकना होता है। कैसे होता है? सॉफ्ट होता है, चिकना होता है। और इसी का ही पाउडर इस्तेमाल कर कर, पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर कर से जेल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, कुछ इस तरह से। अगर आप देखोगे, शायद बहुत सारे लोगों ने ग्रीस वगैरह देखा होगा, पर आपने कभी सोचा है कि वो काला क्यों होता है? उसमें कुछ अमाउंट में आपका ग्राफाइट डाला जाता है और इस तरह से ग्राफाइट लुब्रिकेंट मिलते हैं, जो जनरली हेवी मशीन्स के दौरान जो है, जो उनके व्हील्स वगैरह होते हैं, वहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत बढ़िया जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत अच्छे आंसर करेंगे। चलो मुझे एक बात मुझे बताओ, डायमंड के बारे में आप क्या क्या जानकारी जानते हैं? डायमंड जो कि एक कार्बन का अपरूप है और ये शुद्ध कार्बन बोला जाता है। शुद्ध कार्बन होता है, यहाँ पे 100% कार्बन पाया जाता है। और ये डायमंड जो होता है नेचुरली और प्राकृतिक तरीके से इस्तेमाल किया जाने वाला एक कटिंग टूल भी है। कटिंग टूल का मतलब क्या होता है? आपने अगर देखा होगा, ग्लास हो गया या डायमंड है, इनको अगर हमें उनको चढ़ाना है या उनको जो है भाई साहब बड़ा डिजाइन देनी है, तो उस टाइम पे इस डायमंड को काटने के लिए हम जनरली डायमंड का ही इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से बोला जाता है ना कि लोहा लोहे को काटता है, और उसी तरह से डायमंड को काटने के लिए हम डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से ये फुलरिन जो एक कार्बन का अपरूप है, इसके कार्बन के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि ये फुलरिन में उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या लिखा जाता है, तो आपको याद रखना है इसे C60 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? C60 लिखा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहां तक क्लियर हो गया है? चलिए बहुत बढ़िया, ये आपको क्लियर है। और बाकी ऑप्शन जो यहां पर दिए है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी साइकिल है, साइकिल के बीच में आपने ऐसे गुटके देखे होंगे भाई साहब, तो ये जो किसके लिए लगाए जाते हैं? ताकि फ्रिक्शन बढ़े। ये फ्रिक्शन बढ़ने के लिए लगाए जाते हैं, ताकि हम साइकिल की गति जो होते हैं हम उसे नियंत्रित कर पाए। बराबर है। और उसी तरह से ये एग्जांपल देखिए, मैंने आपको बार बार बोला है, सीटेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे ना, वहां पे जितने डायग्राम्स दिए हैं, उन सभी डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछे गए सीटेट में। अगर सीटेट की एग्जामिनेशन आपको पास करना है, तो इन सभी डायग्राम्स को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। जूता और ये आपका व्हील, दोनों के बारे में पूछा गया। जूते के पीछे में जो इस तरह के भाई साहब रफनेस दिखाई जाती है, और इस तरह से बड़े बड़े टायर जिनके ऊपर ऐसे बड़े बड़े खांचे लगाए होते हैं, वो किसके लिए लगाते हैं? ताकि फ्रिक्शन बढ़े, फ्रिक्शन बढ़े, घर्षण बढ़े, और घर्षण बढ़ने की वजह से हमारी जमीन के साथ जो पकड़ होती है वो मजबूत हो जाती है। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह भी क्वेश्चन हमारे सीटेट में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन हमारे सीटेट में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है ना? क्वेश्चन कितना बड़ा है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। बताइए, गलत कथन की पहचान कीजिए, माने कि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। बॉल बेरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच घर्षण बढ़ाने के लिए, जी नहीं, घर्षण बढ़ाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जाता है। संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच घर्षण को पृथ्वी पर कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही बात बोला उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस है, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही रहेगा। क्या रहेगा? रोलिंग, है ना? तो ऑब्वियस है, सभी लोग मुझे अगर बताएंगे
कि बॉल बेरिंग में अगर इस्तेमाल कर रहा हूं तो कौन से घर्षण को कौन से घर्षण को कौन से घर्षण को कौन से घर्षण में मैं परिवर्तित कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां पे गलत स्टेटमेंट पूछा गया है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जी। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर करते हैं फास्ट। चलो देखो इस डायग्राम को देखो सभी लोग, ठीक है। ये है आपका बॉल बेरिंग, है ना। ये भी डायग्राम देखिए कहां से लिए है, सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। ये है आपका बॉल बेरिंग। जस्ट इमेजिन कीजिएगा ये कोई सतह है और इसके ऊपर एक बड़ा सा बॉक्स है जो लगभग 1 टन का है। कितने का है जी? 1 टन का है। और इसको जो है हमारी गीता रानी जो है भाई साहब धक्का मार रही है। हमारी गीता रानी जो है इसे धक्का मार रही है। तो क्या ये आगे जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि यहाँ पे इस सतह पर कौन सा घर्षण लग रहा है। ये आगे जा रहा है क्या? नहीं। तो इसका वेलोसिटी कितना है? 0 है। चलो मुझे बताइए, वो चीज अपने ही जगह पर है, उसे हमारी गीता रानी धक्का मारकर आगे लेके जाने की कोशिश कर रही है और आगे जा नहीं रहा है। तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि इस सतह में कौन सा घर्षण लग रहा है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे सीटेट में जो पेडागोजी में बोला जाता है कि देयर शुड बी द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द आपका और मेरा, माने कि टीचर और स्टूडेंट दोनों का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आपकी ओर से कोई क्वेश्चन अगर आता है तो मैं यहां पर क्लियर करूंगा, मेरी ओर से आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर भी आप मुझे करोगे और बहुत बढ़िया उत्तर दे दीजिए। यहां पे रहेगा आपका स्थैतिक घर्षण। कौन सा रहेगा? स्थैतिक घर्षण रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, इसे बोलेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा रहेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये सतह है, इसके ऊपर ये बल, ये बड़ा सा बॉक्स 110 का हमने रख दिए और गीता रानी के साथ जो है भाई साहब बहुत सारे उसके दोस्त भी आ गए और ये सभी लोग जो है एक साथ इस बॉक्स को धक्का मार रहे और जस्ट वो आगे जा रहा है। वेलोसिटी कुछ ना कुछ इसमें आ गई है। सभी लोग मुझे बताएंगे कि इस सतह में कौन सा घर्षण आया है जी? इसमें आया है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सा आया है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन आया है, लोटने का घर्षण आ रहा है। और उसी तरह से अगर मान लीजिए अब इतने लोग नहीं है ना, उतना बल नहीं लगा रहे, गीता रानी ने क्या कर दिया, एक सिंपल सा दिमाग लगाया और इसके नीचे भाई साहब व्हील लगा दिए। क्या लगा दिए? व्हील लगा दिए। और अभी इसको आराम से वो धक्का मारते हुए आगे लेके जा रही है। तो अभी से सभी लोग बताएंगे तो इसमें कौन सा घर्षण आया है? इसमें आया आपका रोलिंग फ्रिक्शन आया है। कौन सा आया है? रोलिंग आया है। तो इन तीनों चीजों को आपको अच्छे से समझना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। और इसका आंसर बहुत सारे बुक्स में गलत दिया गया है ना। इसमें आपको बहुत सारे बुकों में गलत दिया गया है, वो कंसेप्ट में आपको समझा रहा हूं। देखिए सभी लोग ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं कितने लोग मुझे आंसर करते हैं। ये कोई बॉक्स है, ठीक है, 1 टन का बॉक्स है। तो इस सतह के ऊपर कौन सा घर्षण लग रहा है? इस सतह के ऊपर कौन सा घर्षण लग रहा है? कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? ये सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ये वही 1 टन का बॉक्स है। ये वही 1 टन का बॉक्स है और इसी 1 टन बॉक्स के ऊपर जो है गीता रानी जो है ये बल लगा रही है। तो चलिए सभी लोग मुझे बताएंगे कि इस सतह के ऊपर कौन सा घर्षण लग रहा है। इसका भी वेलोसिटी 0 है, इसका भी वेलोसिटी 0 है। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। पहली केस में ये बॉक्स स्थिर कंडीशन में है, माने कि नहीं घूम रहा है, बस पड़ा है भाई साहब, इस तरह से पड़ा है। दूसरे कंडीशन में भी पड़ा है पर गीता रानी उसे बल लगाकर खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी लोग मुझे बताएंगे इस केस में, ये पहली केस में कौन सा घर्षण लग रहा है और दूसरी केस में कौन सा घर्षण लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हमारे सीटेट में लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए। याद रखिएगा हमेशा, जब कभी भी कोई चीज के ऊपर कोई भी बल नहीं लग रहा है, क्या इसके ऊपर कोई बल लगा रहा है? क्या इसे कोई खिसकाने की कोशिश कर रहा है? अगर ऐसा है तो घर्षण इसका 0 रहेगा। इसका घर्षण कितना रहेगा?
जीरो रहेगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इफ देयर इज नो फोर्स विच इज ट्राइंग टू मूव द ऑब्जेक्ट, माने कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, उसे हिलाने के लिए इसके ऊपर अगर कोई भी बल नहीं लग रहा है, उस केस में घर्षण कितना रहेगा? जीरो रहेगा। पर वही अगर मैं आपको बोलूं कि इस चीज को आगे खिसकाने के लिए कोई ना कोई बल लगाने की कोशिश कर रहा है, वो भला ही आगे नहीं खिसक रहा है, तो उस टाइम पे घर्षण लगेगा। कौन सा लगेगा जी? वो रहेगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। कौन सा रहेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। समझ में आ गया है? समझ में आ गया है? समझ में आ गया है सभी को? तो ये है बात। अगर ये कंसेप्ट आप नहीं समझोगे ना भाई साहब, तो सीटेट को छोड़ दो, क्योंकि जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, सीटेट पास होने वाली नहीं है। क्लियर है? देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, मैं आपको बताता हूं। देखो इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे सब लोग जल्दी से, और उस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन आने वाला है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। जूते के तलों पर खांचे क्यों लगाए जाते हैं? चलो बताओ, ये हमारे क्वेश्चन सीटेट का ही क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट फास्ट, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? Why are the soles of the shoes threaded? यहां पे बोला गया है कि जूते के तलों पर खांचे क्यों बनाए जाते हैं। एकदम सिंपल सा है जी भाई साहब, क्योंकि अगर जूते एकदम प्लेन हो गए तो भाई साहब इस तरह से डांस करते करते आपको चलना पड़ेगा। कितने लोग बर्फ के ऊपर चलकर है, आपने अक्सर देखा होगा बर्फ के ऊपर चलने में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वहां पे घर्षण कम होता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि बर्फ के ऊपर चलने के लिए जो शूज बनाए जाते हैं भाई साहब, वहां पे थ्रेड्स नहीं होते हैं, वहां पे खीले होते हैं। वहां पे क्या होते हैं? खीले होते हैं। कितने लोगों ने ये देखा है? कितने लोगों ने देखा है कभी भाई साहब शिमला मनाली में जनवरी फरवरी में जाके आना, जहां पे बर्फबारी होती है, अगर आप बर्फ में चलने जाओगे, पहाड़ियों पे चढ़ोगे, भाई साहब कुछ इस प्रकार के शूज आपको दिए जाते हैं। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा भाई साहब घर्षण को बढ़ावा देने के लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए इसका उत्तर रहेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, और ये तो आपको पता ही है, देखो सिंपल सा आपके एनसीईआरटी से डायरेक्टली फिगर से क्वेश्चन पूछा गया है। चलो अगला सवाल, ये रहा आपका सीटेट का सवाल, और देखते हैं इसका उत्तर कितने लोग दे पाते हैं। चलिए बताइए जी। कैरम खेला है सभी ने? कैरम, ये वाला गेम खेला होगा, है ना? और देखो ये वाला सेम टू सेम, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ फिगर है। कक्षा 8वीं का चैप्टर, कक्षा 8वीं चैप्टर नंबर 9 देख लीजिएगा भाई साहब, वहां पे ये फिगर दिया गया है, और यहाँ पे कैरम बोर्ड नजर आ रहा है, और इसी को देखकर भाई साहब सीटेट ने ये क्वेश्चन बना दिया। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे। अ बॉय ऑब्जर्व दैट the striker of the carom board moves easily when his sister spread some talcum powder on the carom। अगर आपने कैरम खेला है तो भाई साहब वहां पे आपने देखा होगा कि उसके ऊपर पाउडर डाला जाता है, जिससे कैरम का जो स्ट्राइकर होता है वो बहुत अच्छे से मूव करता है, फटक फटक से। बराबर है? तो अब से पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। कारण क्या दिया गया है? कारण ये बोलता है कि टैल्कम पाउडर कैरम बोर्ड और स्ट्राइकर के बीच का घर्षण को, ए भाई साहब यहाँ पे तो अपने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई। वो बोल रहे कि भाई साहब उसके वजह से आपका फ्रिक्शन बढ़ रहा है। फ्रिक्शन बढ़ता है भाई साहब, वो तो कम करने के लिए डाला जाता है ना। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ए सही है, पर आर कैसा है जी? गलत है। ए सही है, पर आर कैसा है? आपका गलत है। आर कैसा है? गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर रहेगा, है ना? कथन सही दिया गया है, पर उसका कारण जो है वो गलत दिया गया है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये टैल्कम पाउडर जो हम उसी बोर्ड के ऊपर डाल रहे, वो घर्षण कम करने के लिए डालते हैं, ना बल्कि बढ़ाने के लिए। क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल। फिसलन बढ़ता है मतलब क्या है? घर्षण कम हो रहा है। ठीक है? और ये रहा, कितने लोगों ने कैरम खेला है? एक बार हाथ ऊपर करो, बड़ा मजा आता है। कितने लोगों ने कैरम खेला? चलो एक बार हाथ ऊपर करो। और जब भी कैरम खेलोगे ना भाई साहब, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रिक्शन कैसे काम करता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये देखो, ये वो सवाल है जिसके बारे में मैंने आपको पूछने की कोशिश की थी। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर मैं फ्रिक्शन या घर्षण की बात करता हूं। चलिए बताइए इसका आंसर। ये क्वेश्चन हमारे सीटेट में पूछा गया है 2 बार। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे सीटेट में 2 बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है, 2 बार पूछा गया है। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी कार।
स्थिर कार पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता है। क्या लगता है आपको, ये सही दिया है कि गलत दिया है, ये बताओ। कोई गाड़ी खड़ी है, ऐसे राह देख रही कि भाई साहब कोई भी आएगा, कोई इसे धक्का मारकर लेके जाएगा, बराबर है। रीजन दिया है फ्रिक्शन एक्ट्स ओनली ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यहां पे बोला गया है कि घर्षण जो होता है केवल चलने वाली चीजों के ऊपर ही एक्ट होता है। क्या ये सही है? देखो, पहला स्टेटमेंट जो यहां पे बोला गया है कि स्थिर कार पर कोई घर्षण बल नहीं ऐड करता, ये तो सही बात है। स्थिर कार के ऊपर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता है, ये तो सही बात है, बराबर है। और उसी तरह से घर्षण केवल गतिमान वस्तु पर कार्य करता है, ये तो गलत बात है। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? स्थिर कार अगर कोई है, देखो उन्होंने बोला है कि स्टेशनरी कार है, भाई साहब खड़ी है, उसके ऊपर कोई बल लगा रहा है क्या? कोई भी बल नहीं लगा रहा है, मतलब ऐसे ही खड़ी है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था, अगर किसी चीज के ऊपर कोई कुछ भी बल नहीं लगा रहा है तो उसका घर्षण कितना रहेगा? 0 रहेगा। और अगर मान लीजिए, इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन बोल रहा है कि केवल मूविंग ऑब्जेक्ट पर ही अप्लाई होता है, ये गलत है, सिर्फ चलने वाली चीजों के ऊपर नहीं। अगर जस्ट मान लीजिए ये हमारी कार है, यह हमारी कार है, और इस कार के ऊपर कोई अगर फोर्स लगा रहा है और ये आगे नहीं जा पा रही है, तो क्या ये मूविंग है? जी बिल्कुल भी नहीं। इस केस में कौन सा घर्षण लगेगा? स्टैटिक। तो ऑब्वियसली कारण यहाँ पे पूरी तरह से सही नहीं दिया गया है, और इसीलिए आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया तरीके से जो है, हाँ समझ में आ गया आयुष जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते, चलो अगला सवाल। ये देखिए, ये राधा रानी का भाई है भाई साहब किसना, इसका नाम क्या है? किसना जी है, और ये गाड़ी को धक्का मारे। चलो सभी लोग मुझे बताएंगे, क्या ये गाड़ी अगर आगे नहीं जा रही है, ये गाड़ी अगर आगे नहीं जा रही है तो क्या इसके सतह के ऊपर घर्षण लगेगा? यस और नो, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्या इसके सतह के बीच में जहां पे टायर्स है वहां पे घर्षण लगेगा? यस और नो, बस यस यो और नो लिखो और मुझे समझ में आ जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सभी लोग बोल रहे कि सर लगेगा, जी बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, लगेगा। कौन सा लगेगा वो भी बता दो, कौन सा घर्षण लगेगा ये भी बता दो। कौन सा लगेगा? यहाँ पे लगेगा आपका स्थैतिक घर्षण। कौन सा लगेगा? स्थैतिक, जिसे हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। हाँ देखो, जो मैंने आपको बताया था ना, देखो इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सीमित घर्षण क्या होता है? सीमित घर्षण क्या होता है? सीमित घर्षण क्या होता है? सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान देंगे। देखो क्या लिखा गया, ये हमारे एनसीईआरटी के पूरे नोट्स से जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। जब शरीर पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है, शब्दों के ऊपर ध्यान देंगे सभी लोग। जब शरीर पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा होता है तो घर्षण बल शून्य होता है। सबको समझ में आ गया है? स्टार मार्क करके रख दीजिए। यह हमारे एनसीईआरटी का सेंटेंस है, हमारे एनसीईआरटी में लिखा गया ये वाक्य है। क्या बोल रहा है वो? अगर किसी चीज के ऊपर कोई भी बाहरी बल नहीं लग रहा है तो उसका घर्षण कितना रहेगा? 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0। अभी मैं आपको समझाता हूं कि सर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए, ये हमारे कृष्णा जी इसके ऊपर बल लगा रहे। अगर एक मान लेते हैं कि इस कार को अगर मैंने 1000 न्यूटन का बल लगाया तभी जाकर वो आगे जाने वाली है। कितना? 1000 न्यूटन का बल लगाया तभी जाकर वो आगे जाने वाली है। इसका मतलब कृष्णा जी ने अगर 500 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, इसे धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये कार आगे जाएगी? जी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। मान लीजिए उन्होंने इसका एक और दोस्त आ गया इसके साथ और वो भी धक्का मारने लग रहा है। मान लीजिए 500 से 999 न्यूटन ये बल लग रहा है, तो क्या कार आगे जाएगी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, अगर मुझे 1000 न्यूटन का बल लग रहा है इस कार को आगे ले जाने में और ये दो साथी 999 का बल लगा रहे, तो ये कार आगे जाएगी? नहीं जाएगी। जैसे ही इनका बल 1001 न्यूटन हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा,
वैसे ही ये कार थोड़ा सा आगे खिसकेगी। इसका मतलब ये वो बल है, ये वो बल है जिसने इसके पहियों में जो आपका स्थैतिक घर्षण लग रहा है, जो आपका स्थैतिक घर्षण लग रहा है, उसको ओवरकम कर दिया। इसे क्या कर दिया? ओवरकम कर दिया। तो इस बल को हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्थैतिक घर्षण बोलेंगे। आप इतना बल लगा लो, आप इतना बल लगा लो कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन से आपका बल थोड़ा सा ज्यादा हो जाए और वो चीज है वो मोशन में, वो गति में आ जाए, उसे बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है जी? क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी से। इसका आंसर क्या रहेगा जी? इट इज इजी टू स्लाइड अ लाइटर ऑब्जेक्ट दैन द हेवियर ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है। हल्की चीज भाई साहब छोटा बच्चा भी ले जाता है, खींच कर लेके जाएगा, और वही अगर बहुत भारी चीज है तो भाई साहब उसे खींचना मुमकिन नहीं होता है। रीजन क्या दिया है? फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या लगता है आपको? देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है इनवर्सली बोला है, इन्होंने व्युत्क्रमानुपात में बोला है। और अभी अभी हमने फार्मूला लिखा था कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कितना होता है जी? वो म्यू इंटू एम इंटू जी होता है, मान कि मास के ऊपर सीधे अनुपात में है। अगर मास मान कि द्रव्यमान बढ़ता है तो आपका फ्रिक्शन भी क्या होगा जी? बढ़ेगा। तो यहाँ पे बोला है इनवर्सली, तो रीजन यहाँ पे सरासर गलत दिया गया है। तो आंसर फिर से आपका क्या आएगा जी? ऑप्शन नंबर 3 ए आपका सही है। ए आपका सही है, पर आर क्या दिया गया है? गलत दिया गया है। बहुत बढ़िया। पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? एक बार बताओ सभी लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे क्या पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी मजेदार तरीके से हम पूरे के पूरे कंसेप्ट समझने वाले हैं। और जितना ज्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर भी करो, ताकि हमारा ये जो परिवार है, जो सीटेड साइंस पढ़ने वाला परिवार है, ये अभी 60 है, पर आगे जाकर 600 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 600 होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी। ठीक है? अगर आपको मजा आ रहा है तो बस एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए अपना व्हाट्सएप स्टेटस रखिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, या फेसबुक अकाउंट होगा तो इसमें एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। ये मेरे लिए आपकी ओर से एक गुरु दक्षिणा रहेगी। ठीक है? मैं चाहता हूं कि भारत के सभी सीटेट पढ़ने वाले जितने भी साइंस के अभ्यर्थी है, सभी मेरे पास पढ़े। अच्छा सपना है ना मेरा? मैं पढ़ाना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? पढ़ाना चाहता हूं। ठीक है? चलो बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपको मैंने पहले भी समझाया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे अभी। यह भी हमारे सीटेट में पूछा गया सवाल है, ये भी हमारी सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है, और क्वेश्चन बहुत ही दमदार है जी। क्वेश्चन बहुत ही दमदार है। चलो बताओ जी। चलिए सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? जहारून निशा जी बोल के सर साइंस की वजह से 2 बार फेल हो चुकी हो। जहारून जी यहां से पढ़ोगे तो इस बार साइंस पूरा पार कर जाएगा, पक्का, गारंटी के साथ, गारंटी के साथ पास कर दूंगा इस बार। बस आखिर तक जुड़े रहना है, और जितने में मैं टॉपिक क्लियर करता हूं सभी को टॉपिक वाइज पीवाईक्यू के साथ करते करते आगे बढ़ेंगे। चलो बताओ इसका आंसर करेंगे। 2 ब्लॉक से आयरन के जिसका मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, दे आर लाइंग ऑन द सीमेंटेड फ्लोर। देखो शब्दों में बड़े जादू हो भाई साहब। अगर शब्दों को अच्छे से ध्यान में दोगे ना, तभी जाकर जो है जी। जहारून जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हमारा एक ही सपना है, सीटेट पार करके जल्दी से ही जो भी स्टेट एग्जामिनेशन होती है, क्योंकि देखो सीटेट अगर नहीं पास करोगे तो भाई साहब बड़ी दिक्कतें हो जाती है। और वैसे भी टीचिंग की वैकेंसीज निकलती है, नहीं निकलती है, 5-5 साल में निकलती है। सीटेट जितना जल्दी पास कर लोगे ना उतना ही आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है जी? हाँ, तो यहां पर देखिए कोई भी शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, और इसी शब्दों के मायाजाल में सीटेट आपको फंसाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। सीटेट आपको फंसाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए क्या बात है आदर्श जी, ये समा समा है प्यार का किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। दिल को संभाल के रखिए जी, दिल को संभाल के रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि एक सीमेंट का रोड है जी। कितने लोगों के गांव में सीमेंट का रोड है? एक बार कमेंट बॉक्स पे जरूर कर लेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमारी सरकार गांवों को कितना विकसित करना चाहती है। ठीक है? मान लीजिए ये M1 नाम का एक बॉक्स है,
मान लीजिए M1 और मान लीजिए M2 नाम का एक बॉक्स है, ये M2 और ये M1। उन्होंने बोला है कि M1 इज ग्रेटर देन M2, मान कि M1 जो है वो बड़ा है और M2 छोटा है। अब यहां पे पूछा गया है कि दोनों भी भाई साहब स्टेशनरी पोजीशन में है, उसके ऊपर कोई भी बल नहीं लगा रहा है। देखिए लाइंग ऑन द ग्राउंड का मतलब क्या है, माने कि भाई साहब कोई मरा हुआ आदमी है भाई साहब, ऐसे रास्ते पे सोया पड़ा है, लाइंग ऑन द ग्राउंड। क्या इसके जाकर कोई धक्का मारने वाला है? क्या उसे जाकर कोई धक्का मारने वाला है? नहीं ना। इसे इसके ऊपर कोई भी बल अप्लाई नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं चाहता कि भाई साहब ये पत्थर वहां से हिले, उनको जगहों पर ही रखा गया है। इसका मतलब क्या है, अगर इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, F इज इक्वल टू जीरो, F इज इक्वल टू जीरो, तो इनके ऊपर एक्ट होने वाला आपका घर्षण बल कितना रहेगा? ये देख रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद? यहां पे इतने अच्छे से कंसेप्ट समझाने के बाद भी गड़बड़ कर रहे हो, इतने अच्छे से समझे कंसेप्ट समझाने के बाद भी गड़बड़ कर रहे हो विनोद। थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा जान से, थोड़ा सा समझ कर आंसर करो भाई साहब। लाइंग ऑन द ग्राउंड का मतलब क्या है? पड़े है, कुछ भी नहीं करना है। आज आज मेरी छुट्टी है, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। कितना बल लग रहा है? जीरो बल लग रहा है। और जब जीरो बल लग रहा है तो उस टाइम पे आपका घर्षण कितना रहेगा जी? जीरो रहेगा। क्या रहेगा? जीरो रहेगा। याद रहेगा ये, और ये रहा आपका उत्तर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया है, पर अगर इससे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता, ठीक है, अगर इसको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि मान लीजिए ये M1 नाम का एक बॉक्स है, ये M1 नाम का जो बड़ा बॉक्स है, और ये मान लीजिए M2 नाम का छोटा बॉक्स है, और इसको कोई जो है खिसकाने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर आपको अगर पूछा जाता है कि कौन से बॉक्स के ऊपर ज्यादा घर्षण बल लगेगा, तो इसका आंसर क्या करोगे? उस टाइम पे आपका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर रहेगा कि फ्रिक्शन ऑफ M2 इज स्मॉलर देन द फ्रिक्शन ऑफ M1। बराबर है? तो ये रहेगा आपका उत्तर अगर बल लग रहा है तो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन एक पूछा गया है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। और थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर ही आंसर देना है। देखिए क्या बोला गया है जी, सभी लोग इसका आंसर करेंगे जी फास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर करेंगे। इसका निम्नलिखित में से कौन सा कथन घर्षण के बारे में गलत है? यहां पे बोला गया है कि कौन सा कथन गलत है, तो क्या रहेगा? क्या रहेगा? द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये सही बात है। लोटने का घर्षण सपटीय घर्षण से कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये भी आपका सही है। द फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भाई साहब गलत दिया गया है। इंडिपेंडेंट बोला गया है, ये आपका गलत है। मान कि यही हमारा आंसर भी रहेगा, यही हमारा आंसर भी रहेगा। सभी लोगों ने सही उत्तर किया है क्या जी? अजी रोलिंग फ्रिक्शन तो कम ही होता है ना स्लाइडिंग से, कहां ज्यादा होता है? ये तो सही बोला है उन्होंने, ये तो सही बोला है उन्होंने। देखो यहां पर क्या लिखा गया है, जस्ट इमेजिन कीजिएगा, जस्ट इमेजिन कीजिएगा। यहां पे देखिए इस सेंटेंस का मतलब आपको समझाता हो। द फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट, माने कि वस्तु के आकार से स्वतंत्र होता है। क्या ऐसा होता है? जी नहीं। तो एक बात मुझे बताइए, अगर ऐसा होता तो क्यों हवा में उड़ने वाली या पानी में तैरने वाली हर चीज आपको नोकदार नजर आती? सवाल मेरा अच्छे से सुनिएगा। अगर मान लीजिए फ्लूइड फ्रिक्शन, ड्रैग फोर्स जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम कर्षण के नाम से जानते हैं, कि अगर वो किसी वस्तु के आकार के ऊपर निर्भर नहीं करता, तो क्यों हवा में उड़ने वाला एरोप्लेन हमेशा नोकदार होता है? हवा में उड़ने वाला पंछी नोकदार होता है? क्यों पानी में तैरने वाली मछली भी आगे से नोकदार होती है? इनका एक ही कारण होता है, क्योंकि जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है ये, हाँ जी हिमांशु जी, इसीलिए मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं। ये कंसेप्ट अगर नहीं पढ़ोगे तो भाई साहब गलत ही होने वाला। इजी इजी क्वेश्चन करके कुछ भी मतलब नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं जी, सभी लोग ध्यान देंगे। इजी इजी क्वेश्चन पढ़ोगे तो बस आपको ये
अनुभूति मिलेगी कि मुझे आ रहा है, पर जब टफ क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। और पानी में चलने वाली चीज हमेशा कैसे होती है, एरोडायनामिकली स्ट्रीम होती है। कैसे होती है, एरोडायनामिकली स्ट्रीम होती है, माने कि आगे से नोकदार होती है, ताकि उस फ्लूइड को वो काट कर आगे जा सकते हैं, है ना। सबको पता है, सबको समझ में आ गया जी, बिल्कुल आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़ने से पहले आपको सभी को बता दूं कि रमजान का महीना शुरू है और इसी मौके ऊपर आप सभी के लिए 60% का ऑफर है। आप सीटेट की बैच को जल्दी ही लॉन्च कर दिया है हमने, वैसे भी सीटेट की बैच शुरू है। आप जल्दी इसे खुद को एनरोल करके टीचिंग परीक्षा के साथ इस बार 2025 की जुलाई में होने वाली जो एग्जामिनेशन है, इसे आसानी से आप पार कर सकते हो। क्लियर है। चलो उसके साथ साथ एक और बात, आपको जो महत्वपूर्ण बात है, अगर एनरोल करते हो और अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद नहीं आता है तो आप 7 दिन के अंदर जो है अपना मनी बैक गारंटी के साथ पूरा का पूरा पैसा वापस ले जा सकते हो। ये केवल भारत में टीचिंग परीक्षा ही एकलौती ऐसी चैनल है जो आपको 100% मनी बैक गारंटी दे रही है। ये ऑफर लिमिटेड है, जल्दी से एनरोल करोगे तो ही फायदा मिलेगा। और उसी तरह से इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको जितने भी डेली क्लासेस रहेंगे उसके बेस पर डेली टेस्ट मिलेगा, वीकली टेस्ट भी मिलेगा, ताकि आपको पूरे हफ्ते में क्या पढ़ाया जा रहा है वो भी आपको होगा। और उसी तरह से एग्जाम रेडी स्ट्रक्चर स्टडी मिलेगा, माने कि जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उन मुद्दों के ऊपर आपको ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाएगी। पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी रहेगा। और एनसीईआरटी मतलब ओल्ड वाला नहीं बोल रहा हूं, जो नया वाला है उसके ऊपर बेस रहेगा। और बाय लैंग्वेज स्टडी रहेगी, माने कि हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में, दोनों लैंग्वेज में हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। और उसी तरह से ये हमारी एक्सपर्ट टीम है। पवन सर को तो आप जानते हो, बस आप कमाल के मैथ्स पढ़ाते हैं। साइंस कुलदीप सर को तो आप जानते हो, बस अब ये भी महाकमाल के साइंस पढ़ाते हैं। और उसी तरह से दीपाली मैम जो सीडीपी पढ़ाएंगी, ईशा मैम जो आपको हिंदी पढ़ाएंगे, मुना मैम आपको ईवीएस, और उसी तरह से आपके प्यारे मेरे भी पायदानी सर आपको एसएसटी पढ़ाएंगे। ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी जो 11 बजे जो है मैम का क्लास रहेगा, यहाँ पे समय भी सबको दिया गया है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। अलग कुमार जी बोले कि सर सीटेट का स्कोर अगर बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, सब लोग ध्यान देंगे। अगर आपको सीटेट का स्कोर बढ़ाना है तो सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं ये पहले आइडेंटिफाई करना है। और जिस सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं उसका पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस करो, पीवाईक्यू का एनालिसिस करो। और ये जब हो जाएगा, ये जब सब कुछ समझ में आ जाएगा, उसके बाद ही कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि कंसेप्ट समझना है, तभी जाकर आपका सीटेट में स्कोर बढ़ेगा। यानी कि याद करके अगर जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीटेट आपका नॉलेज चेक नहीं करती है, वो आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है ये चेक करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। और इसके साथ जो है जो जनरली जल्दी से एनरोल करेगा उन सभी को सक्सेस किट 2.0 भी मिलेगी, जहां पे आप सभी के लिए बहुत सारी चीजें रहेगी जिससे आप जो है अपनी पढ़ाई और आसानी से कर पाओगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, सीटेट का ही है। तो यहाँ पे हमारा फिक्शन ये टॉपिक कंप्लीट होता है और यहां से शुरू हो रहा है। अभी हम प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रेशर का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए बताइए जी, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट। चलिए बताएंगे सभी लोग। किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मान कि सिंपल सी बात है, किसी ईंट को जो है हमने किसी सतह के ऊपर रख दिया। मान लीजिए कोई ईंट, मान लीजिए कोई ईंट है, तो बोला गया है कि दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपात में होता है। देखते हैं ये क्या है। उसके बाद दाब की दिशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत होता है। इसको भी देख लेते हैं क्या है। दाब और बल का जो मात्रक होता है वो एक ही होता है, ये भी देख लेते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात तो प्रेशर होता क्या है, इसके ऊपर सभी लोग ध्यान दें। प्रेशर क्या होता है, किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी सतह के ऊपर लगाया गया जो बल होता है, अगर मैं उस बल को कितने एरिया में लग रहा है ये अगर देख रहा हो तो उसे बोलते हैं हम प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है। क्या होता है,
फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है, माने कि दाब क्षेत्रफल के ये व्युत्क्रमानुपात में होता है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। प्रेशर जो होता है भाई साहब ये एरिया के साथ कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। माने कि पहला सेंटेंस आपका सही है, बराबर है। सेकंड सेंटेंस में जाते हैं, दाब की दिशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत होता है, ये सेंटेंस आपका गलत है। वैसे भी प्रेशर कौन से प्रकार की राशि होती है जी, ये होती है आपकी अदिश राशि होती है। कैसी होती है, अदिश राशि होती है, मान कि ये होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसमें दिशा का कुछ महत्व होता ही नहीं है। ठीक है, दिशा का कुछ महत्व होता ही नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मान कि बी सेंटेंस तो वैसे भी गलत हो गया। उसके बाद बोला गया है दाब और बल का मात्रक एक ही होता है, ये तो सरासर गलत है जी। हमने क्या पढ़े हैं, अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो फोर्स की इकाई क्या रहती है, न्यूटन होती है। और वही अगर मैं बल की बात कर रहा हूं तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया, इसका मतलब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा, या इसी हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी भी क्या दिया गया है जी, गलत दिया गया है। तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे फिर से एक बार, आपका आंसर क्या रहना चाहिए। ऑप्शन रहेगा 2, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका भाई साहब ये आपका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही उत्तर रहेगा। सभी ने सही उत्तर दिए हैं, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ बातें आपको समझ में आ गई होगी, कौन से प्रेशर के बारे में, इसे फिर से एक बार आपके साथ रिवाइज कर लेता हूं। सभी लोग मेरे पीछे पीछे रिवाइज करेंगे, ठीक है। हम बात कर रहे दबाव की, हम बात कर रहे दबाव, माने की बात कर रहा हूं मैं प्रेशर की, किसकी बात कर रहा हूं, प्रेशर की बात कर रहा हूं। तो प्रेशर जो होता है वो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ये उसका सूत्र रहेगा। और इसकी अगर एसआई इकाई पूछी जाती है, एसआई यूनिट अगर इसका पूछा जाता है तो वो कितना होता है जी, ये होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे ही हम पास्कल के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, पास्कल के नाम से जानते हैं। और उसी तरह से दबाव जो होता है ये एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी है, स्केलर, जिसे हम क्या बोलेंगे जी, ये एक प्रकार की अदिश राशि होती है। कैसी होती है, अदिश राशि होती है। अगर मैं फ्लूइड प्रेशर की बात करूं, अगर मैं फ्लूइड प्रेशर की बात करूं, माने कि किसी भी तरल चीज में जो लगने वाला दबाव होता है, इसको कौन से नियम से परखा जाता है, तो उसका नाम है भाई साहब पास्कल लॉ। उसका नाम क्या है, पास्कल लॉ, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसीलिए जो प्रेशर की इकाई है ये पास्कल है। क्या है, प्रेशर की इकाई क्या है, पास्कल है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से ये दबाव के कारण किस तरह से पानी का क्वथनांक बढ़ता है, बाकी चीजें बदलती है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। सभी लोग इसके ऊपर भी ध्यान देंगे। ये देखिए हमारे सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 का सवाल है, एकदम एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया है। चलो सभी लोग इसका आंसर कर देंगे, इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग, फास्ट, क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है, समय खत्म होने वाला है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब का एसआई मात्रक क्या रहेगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जी, बहुत बढ़िया। इसका उत्तर क्या रहेगा, बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये भी क्वेश्चन हमारे सीटेट में पूछा गया सवाल है, सीटेट में ही पूछा गया सवाल है, शायद 2020 का सवाल है, शायद 2020 या 2022 का सवाल है, ठीक है, पक्का याद नहीं आ रहा है, पर हमारे सीटेट का सवाल है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। और ये जो प्रश्न बना है ना, ये बना है आपके पास्कल लॉ के ऊपर, किसके ऊपर, पास्कल लॉ के ऊपर बना है। चलो बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा, देखते हैं। देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, देखो क्या बोला गया है। हमारे पास एक जार है, हमारे पास एक जार है इस तरह का, और इस जार में हमने भाई साहब मस्टर्ड ऑयल रख दिया, हमने क्या कर दिया, सरसों का ऑयल इसमें डाल दिया। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सरसों का तेल, ठीक है, ये सरसों का तेल है। और सरसों का तेल डालने के बाद ये बोला गया है कि भाई साहब यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो कैसे रहेगा, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो कैसे रहेगा, ओनली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्या वो निचली दिशा में रहेगा, क्या वो केवल ऊपर की दिशा में रहेगा, क्या वो सभी दिशा में रहेगा, कि बिल्कुल साइड वाइज ही लगेगा। चलो बताओ इसका आंसर, बहुत बढ़िया जी। इसका मतलब ये है कि यहां पर कोई भी लिक्विड अगर डालते हो तो भाई साहब ये सभी दिशा में लगेगा, क्या लगेगा, सभी दिशा में लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द
करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रेशर सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो लिक्विड का प्रेशर होता है वो सभी दिशा में इक्वली एक्ट होगा, सभी दिशा में इक्वली एक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये रहा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पास्कल लॉ। जैसे कि ये मान लीजिए, देखिए चलिए एक छोटा सा सवाल मैं आपको पूछता हूं, छोटा सवाल मैं आपको पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर कर पाते हैं। मान लीजिए कोई जार है हमारे पास, ठीक है, इसमें मैंने पानी भर दिया, इसमें मैंने क्या कर दिया जी, इसमें मैंने पानी भर दिया, इसमें मैंने पानी भर दिया, और पानी भरने के बाद मैंने क्या कर दिया, यहां पे एक गड्ढा कर दिया, यहां पे और यहां पे 3 होल मार दिए, ए बी और सी। और अगर मैं आपको पूछ रहा हूं कि कौन से छेद से निकलने वाला पानी सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा, तो आप आंसर क्या करोगे? चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे सीटेट में, ये ध्यान रखिएगा। ये और ये देखो, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर मुझे बताओगे कि कौन से छेद से निकलने वाला पानी सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा, तो ऑब्वियस आपने जो उत्तर दिया बिल्कुल सही है। सी पॉइंट से निकलने वाला पानी सबसे ज्यादा दूरी, उसके बाद बी पॉइंट और उसके बाद ए पॉइंट का पानी बस यही पे गिरेगा। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है आपका रो जी एच, और ये हाइट माने कि जिसे हम डेप्थ या गहराई बोलेंगे, जितना ज्यादा पानी इसके ऊपर रहेगा उतना ही ज्यादा प्रेशर इस बिंदु के ऊपर लगेगा, इसके बाद यहां पर और यहां पर लगेगा। माने कि इसको मैं अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो आपका आंसर रहेगा कि सबसे ज्यादा प्रेशर रहेगा एट पॉइंट सी, उसके बाद रहेगा आपका पॉइंट बी, और सबसे कम प्रेशर रहेगा एट पॉइंट ए। या आप सभी को पता है। ट्विस्ट ये है, ट्विस्ट ये है कि जस्ट मान लीजिए मैंने से ऊपर से यहां पे मैंने एक स्पंज लगा दिए, एक जो है भाई साहब एक क्रैंक लगा दिया, और इससे इसको दबा रहा हूं। अब बात मुझे बताइए, मान लीजिए फिर से एक बार ए बी सी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और सबसे नीचे वाला ये सी पॉइंट है। अब मुझे बताओ कि कौन से गड्ढे से या होल से निकलने वाला पानी सबसे ज्यादा दूर जाएगा? अब बताओ। कंसेप्ट, बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं, कंसेप्ट पढ़ना है। कंसेप्ट अगर सीटेट में आपने अच्छे से पढ़ लिए तो भाई साहब चाहे बीपीएससी दो, डीटीपीएस भी दो, केवीएस दो, कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना दो, आप आराम से पास हो जाओगे, आराम से पास हो जाओगे, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पे जो मैंने सवाल पूछा है उसका आंसर ये रहेगा कि चाहे ए बिंदु यहां पर रहे, चाहे बी बिंदु यहां पर रहे, चाहे सी बिंदु यहां पर रहे, तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी रहेगा। और उसके कारण यहां से जो धारा निकल रही है वो हर पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस पर जाएगी। यही बोलता है आपका पास्कल लॉ, यही बोलता है आपका पास्कल लॉ। पास्कल लॉ यही बोलता है कि किसी लिक्विड के ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो वो प्रेशर इक्वली सभी चीजों के ऊपर निर्भर करेगा और वो सभी बिंदु के ऊपर इक्वल रहेगा। यही बोलता है आपका पास्कल लॉ। माने कि अगर किसी पानी को आप ऊपर से दबा रहे हो, कभी दबा कर देखना भाई साहब, यहां से निकलने वाला जो पानी लीकेज है वो समान दूरी पर जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? समझ में आ गया है? तो ये है कंसेप्ट, ये है टीचिंग परीक्षा, ये ऐसा विज्ञान पूछा जाता है हमारे सीटेट में। क्लियर है? तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप जरूर लाइक करोगे। जो नए बच्चे जुड़े हैं, अगर इसी तरह से कंसेप्चुअल स्टडी करनी है और सीटेट साइंस का जिसका पासिंग रेट बहुत ज्यादा कम है, 10% से भी ज्यादा कम है, उसको अगर बढ़ाना है और खुद को इस बार 2025 में शिक्षक की भर्ती देने के लिए अगर एलिजिबल करना है तो सभी लोग टीचिंग परीक्षा को सब्सक्राइब कर लेंगे और डेली 9:30 बजे विज्ञान का क्लास करने के लिए आ जाएंगे। क्या आपको क्लास पसंद आया है? तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट में जरूर देखूंगा। और कोई भी डाउट अगर है तो 1 घंटे के लिए आप जितने भी डाउट्स पूछेंगे वो सभी डाउट्स में कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आइएगा और ये क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, कल भी इस टॉपिक के ऊपर जबरदस्त क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे सीटेट में पूछे गए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।